गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 26 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन को डीप और डिटेल्ड कंप्लीट किया था। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में थर्मिट वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वेल्डिंग को हम लोग और बची हुई वेल्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्निक, जिसका नाम है थर्मिट वेल्डिंग। बहुत ही फेमस वेल्डिंग है माय डियर, बहुत फेमस वेल्डिंग है और यह सबसे ज़्यादा यूज़फुल है रेलवे की पटरियों को वेल्ड करने के लिए। क्योंकि जब रेलवे की एक हज़ार किलोमीटर पटरियाँ बिछाई जाती हैं, वहाँ हमारे पास क्या होती है माय डियर, 40-40 फीट की लेंथ की एक बिलेट आती है पटरियों की। अब उन 40-40 फीट की बिलेट को आपस में जब जोड़ना होता है, इस तरीके से आप देखिए, ये जो रेलवे का जो स्ट्रक्चर होता है पटरियों का, ये कुछ इस तरीके से होता है। अब इसे माय डियर हमें जोड़ना है, ये आपकी पटरियां होती हैं। अब इसे अगर हमें जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पटरी यहाँ पे रखेंगे, एक पटरी आगे रखेंगे और दोनों को आपस में वेल्ड करना था। विदाउट वेल्ड किए माय डियर हम लोग क्या करते हैं, पटरी बिछा ही नहीं पाएंगे, पटरी बिछा ही नहीं पाएंगे। तो उस समय हमें उनको वेल्ड करना होगा। तो उस पटरी को वेल्ड करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे थर्मिट वेल्डिंग। आइए इसी वेल्डिंग के बारे में आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि यह थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है, किस मटेरियल का यूज करते हैं और कैसे की जाती है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, थर्मिट वेल्डिंग एक लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग है। इसे आप जान लीजिएगा, थर्मिट वेल्डिंग इज ए लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग। अब इस वेल्डिंग को जब हम लोग करते हैं तो इसमें करते क्या है माय डियर, देखिए पहले इसको आपको एक डायग्राम दिखा। जब भी हम लोग रेलवे की पटरियों को जोड़ते हैं, एक यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहे, देखिए सपोज करिए कि ये जो गुटका दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर से, ये रेलवे की दो पटरियां हैं या दो बड़े बड़े स्टील ब्लॉक हैं। क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग बहुत थिक सेक्शन ब्लॉक को या रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो भी स्टील के ब्लॉक को। अब यहाँ पे दो ब्लॉक हो गए, दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ सुटेबल गैप हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ब्लॉक को पास पास रख दिए, गैप आपको मैंने बताया भी है। अब गैप रखने के बाद यहाँ पर एक चैम्बर बना देते हैं और यहाँ देखिए इस चैम्बर में एक कंटेनर हमने ऐसा बना दिया। अब इस कंटेनर में करते क्या है, ये कंटेनर हमारा जो है माय डियर, इस कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं एक स्क्रू से। स्क्रू आपका एक वर्टिकल पैसेज होता है। अब आपको जब कास्टिंग पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे स्क्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, राइजर क्या होता है, गेट क्या होते हैं, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन स्क्रू एक वर्टिकल पैसेज होता है। अगर यही स्क्रू से लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो करता, जैसे मान लो यहाँ रहता, अब इस ट्यूब से जो लिक्विड आए और इधर फ्लो करे, तो इसको स्क्रू बोलेंगे और इसे रनर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसे रनर बोलते हैं। तो यहाँ रनर नहीं लगा होता है, केवल स्क्रू होता है। अब होता क्या है कि इस स्क्रू को कनेक्ट कर देते हैं एक अनदर कंटेनर से, एक अनदर कंटेनर से, और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड के ग्रैनुलर्स मटेरियल को भर देते हैं। किस मटेरियल को, ग्रैनुलर्स। अब आप समझिए कि ग्रैनुलर्स आपका दो जगह मिला। पहला तो आपको मिला था सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ग्रैनुलर्स मिला था, और दूसरा कहाँ मिला, थर्मिट वेल्डिंग में। अब थर्मिट वेल्डिंग में सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो ग्रैनुलर था वह उस मटेरियल का था जिसकी वेल्डिंग करनी थी। लेकिन इसमें क्या था, सपोज करिए हमें दो स्टील को जोड़ना था। स्टील का मतलब हमें आयरन की वेल्डिंग करनी थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रैनुलर्स के रूप में एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, ये होता है एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, ये इसके ग्रैनुलर्स
फॉर्म हम लोग पाउडर बनाते हैं और इस कंटेनर में भर देते हैं। भरने के बाद उस ग्रैनुलर्स के ऊपर हम लोग फायर क्रैकर्स, इसे बोलते हैं फायर क्रैकर्स। इस फायर क्रैकर्स में जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं कोल प्लस स्प्रिंकल, कोल प्लस स्प्रिंकल, और वो भी कोल जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कोल यूज किया जाता है। अब कोल प्लस स्प्रिंकल को ऐसे ऊपर हम लोग भर देते हैं और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को भर देते हैं। ये वर्टिकल पैसेज छोड़ देते हैं, यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसके चारों तरफ इसके हम लोग सीलिंग कर देते हैं। किससे? मोल्ड से, मोल्ड बना देते हैं। और मोल्ड किसका बनाते हैं माय डियर? वैक्स का बनाते हैं। क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। थर्मिट वेल्डिंग में ये जो मोल्ड हम लोग बनाते हैं, मोल्ड मतलब होता है सांचा। ये जो सांचा बनाते हैं ये हम लोग वैक्स यानी मोम का बनाते हैं। अब आप इसका वर्किंग समझिए। ये तो हो गया आपका डायग्राम। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस सेटअप को बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता है सेटअप बनाने में। यह टाइम टेकन वेल्डिंग होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग होती है। जब ये सारा सेटअप हम बना लेते हैं तो जो हमारे पास लेबर यानी कि स्किल्ड लेबर होते हैं, वेल्डर होते हैं, वो आएगा सेटअप बनाने के बाद इस स्प्रेकल में स्पार्किंग करा देगा। स्पार्किंग मतलब आग लगा देगा, जैसे हम लोग बाती लगाना बोलते हैं। जैसे हम लोग दिए वगैरह को जलाने के लिए बत्ती को जला देते हैं, दीपावली वगैरह में दीप जलाते हैं, दीपक, तो उस बाती में यहाँ पे आग लगा देगा। फिर क्या होगा, वो आग यहाँ आएगी और इस क्रैकर्स को बर्न करना शुरू करेगी। जब ये बर्न होने लगेगा माय डियर, तो यह ऊपर भी हीट रिलीज करेगा और नीचे भी हीट को ट्रांसफर करेगा। जब नीचे या हीट को ट्रांसफर करता है तो यहाँ पर जो ग्रैनुलर्स मटेरियल हैं, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। और जब ये मेल्ट होंगे तो मेल्ट होकर यहाँ देखो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे फ्लो करेंगे और नीचे कौन सा पैसेज है, स्प्रू है। इस स्प्रू से आकर इसमें कलेक्ट होना शुरू होंगे। अब इसमें जब कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से हमने एक और नीचे पैसेज दे रखा है जिसे एंट्री गेट बोलते हैं। उस एंट्री गेट से इन दोनों वर्कपीस के बीच के गैप में आकर भरने लगता है। अब इन दोनों के बीच में गैप में आके भरेगा तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल आएगा। वह मोल्टेन मेटल इसको अच्छे से इंसुलेट करके रखा जाता है ताकि हीट रिलीज ना होने पाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यह मोल्टेन मेटल इन दोनों वर्कपीस को भी गला देता है। इतनी इसके अंदर एनर्जी होती है। वह एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि जब यह एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मेल्ट होता है वहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट जनरेट होती है। आपकी दो रिएक्शन होती है, एक इंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो जब यह आपस में कंबाइंड होता है, कंबाइंड कैसे होगा, वह इस तरीके से कंबाइन होता है। ऐसा देखिए, देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, जब यह रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है, प्लस आयरन अलग हो जाएगा, प्लस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट आपकी रिलीज होती है। और यह हीट आपकी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिकम्बाइन होता है और आयरन सेपरेट होता है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उस हीट की वजह से एल्यूमिनियम प्लस आयरन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। फिर वह टेम्परेचर आएगा, इन दोनों वर्कपीस को भी मेल्ट करेगा और ये आपस में खुद मेल्ट रहेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। और हम इसे, वो वेल्डर आता है इसे स्पार्किंग करा के छोड़ के चला जाता है। फिर ये 2-3 घंटे आपस में आधे 1-1 घंटे होती रहती है रिएक्शन। ये पूरा प्रोसेस होता रहता है, ये भरता रहता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये वैक्स मेल्ट होकर पिघल जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं, वैक्स की जगह हम सैंड भी यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं और ये वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर अगर देखो
इसमें क्या है कि जो वेल्डिंग हो जाएगी वहाँ पर मोल्टेन मेटल आया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर इकट्ठा हो चुका है, तो इसे हम लोग तुरंत ग्राइंडर द्वारा सरफेस को फिनिश कर देते हैं ताकि रेलवे की पटरियों पर कोई भी शॉक ना मिले। तो ये वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस होता है। दूसरे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये रेल की पटरी हो गई, ये रेल की पटरी हो गई। अब यहाँ पे देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों प्लेटों को हमने क्या किया है, इस की के माध्यम से क्लैंप कर दिया है। अब क्लैंप करने के बाद देखो, ये आप इस डायरेक्शन से आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये पटरी है, ये पटरी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लैंप कर दिया। और ये ऊपर आपने देखा ये कंटेनर है, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक कंटेनर। अब इस कंटेनर में हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन को भर दिया है, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड को भर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे फायर क्रैकर्स को हम बर्न कराएंगे, यह बर्न होकर मोल्टेन मेटल में पिघलने लगेगा और उसके बाद आकर इस पैसेज से चारों तरफ यहाँ पे इकट्ठे होगा। ये जो पटरी आप देख रहे हो, ये जो पटरी आप देख रहे हो रेलवे की, सिमिलर इसी क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे होगा और उन दोनों के बीच में जाकर भरेगा, दोनों को मेल्ट करेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा और उसके बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम इनसे की से आएंगे, इसको वापस रिटर्न करके ओपन करके प्लेट को हैमर द्वारा इसे हटाते हैं, क्योंकि यह प्लेट भी इस पर चिपक गई होती है। फिर हैमरिंग एक्शन करके इसे रिमूव करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरी जगह वेल्डिंग करने चले जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, जब यह मोल्टन मेटल लिक्विड होगा, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, तो यहाँ आयरन अलग हो जाएगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। यह लो डेंसिटी का होगा और आयरन आपका हाई डेंसिटी का होगा। तो आयरन आपका क्या होगा, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके देखो ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम लोग स्लैग बोलते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, वेल्ड बीड को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्लैग का यूज करते हैं। वह स्लैग खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही ऊपर की ओर तैरता रहता है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वह भी एक लेयर बना लेगा और जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसकी लेयर को हम लोग काट कर या वेल्ड कर हटा देते हैं बाय हैमरिंग एक्शन और फिर मशीनिंग कर देंगे। देन आफ्टर हमें एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर देखो, जब ये मोल्टेन मेटल यहाँ से आके भरता है, देखो रेलवे की पटरी है ये, आप इस तरीके से देखो, ये ट्रेन की पटरी है। अब इस बीच में जब मोल्टेन मेटल आकर भरता है, अगर एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल हो जाए तो हमें क्या है, यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए जो श्रिंकेज होते हैं उसे रोकने के लिए हम लोग एक राइजर का यूज करते हैं। राइजर हमारा क्या होता है, ये जो राइजर है, जब यहाँ पे कूलिंग होने लगे तो मेटल श्रिंक करता है। उस श्रिंकेज को रोकने के लिए ये राइजर क्या करता है, जब ये मेटल भर जाता है तो मेटल राइजर में भी चढ़ जाता है और जब यहाँ श्रिंकेज होने लगे तो राइजर खुद इसे मेटल को फीड करके देने लगे। तो इस तरीके से ये पूरा फिनोमिना आपका कंप्लीट होता है। ये आपका बिफोर पोरिंग है और पोरिंग होने के बाद ये देखो, यहाँ मोल्टेन मेटल ये भर चुका है, ये पूरा राइजर में भर चुका है और ये चारों तरफ ये भर चुका है। जब श्रिंकेज होगा तो राइजर इसे वापस फीड करेगा। तो इस तरीके से यह पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। कौन सी वेल्डिंग, हर्मिट वेल्डिंग। इसमें देखो, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस आयरन आपका बनेगा। केमिकली बैलेंस करना होगा, तो यहाँ एल्यूमिनियम को 2 पार्ट लेंगे तो Al2O3 बनेगा। यहाँ आयरन ऑक्साइड है तो यहाँ 2Fe बनेगा, 2Fe, ये है 2Fe। तो इस तरीके से, और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ होती है, यह एक प्रकार का देखो बंद इंसुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो कूलिंग होगी वह बहुत स्लो होगी। बहुत स्लो होने के कारण इसे हम लोग एनीलिंग भी कहते हैं, एनीलिंग भी कहते हैं, जिससे जो ज्वाइंट मेटल की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बीड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, स्ट्रेंथ
ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल से ज़्यादा वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारा होता है वेल्डिंग। यूज इन रेल वेल्डिंग, बड़े बड़े जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पर इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट यानी बेस मेटल इज ग्रेटर, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट यानी कि बीड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल होता है। देन थर्मिट वेल्डिंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेल्डिंग where the wax pattern are used for desired shape and size around the joint। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इन थर्मिट वेल्डिंग, the pattern material are used, the pattern material आर यूज। ऑप्शन ए, देखो पहला दे देगा आपका सैंड, दूसरा दे देगा आपका वैक्स, तीसरा आपका दे देगा मेटल। मेटालिक पैटर्न भी बनाए जाते हैं, मेटालिक पैटर्न है ना। और डी आपका दे देगा, जैसे आपने देखा होगा क्विक सैंड, आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी एंड क्विक सैंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्स पैटर्न का यूज कर। तो इस तरीके से ये हमारे थर्मिट वेल्डिंग में वैक्स पैटर्न यूज करेंगे। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। द वैक्स पैटर्न इज फील्ड सराउंडिंग द आयरन बॉक्स एंड स्पेस बिटवीन टू बॉक्स एंड पैटर्न इज फील्ड द रैम्ड विथ सैंड। वैक्स का पैटर्न बनाएंगे। अब उस वैक्स के पैटर्न के चारों तरफ देखो, मान लो ये हमने यहाँ पे एक वैक्स का पैटर्न बना दिया। अब इसके बाद इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, सैंड की रैमरिंग कर देंगे। इसके चारों तरफ सैंड की रैमिंग कर देंगे। और रैमिंग करने के बाद देखो यहाँ पे ये जो प्लेट है ये हमने क्या किया है, ये तो स्टील की होती है। उसके बाद इसके अंदर वैक्स का ये जो सेम जिस साइज का वेल्डिंग करना था वहाँ पे वैक्स का पैटर्न बना दिया। उसके बचे हुए स्पेस को हमने क्या किया, यहाँ देखो ये जो बचे हुए स्पेस थे यहाँ पे हमने सैंड से क्या कर दिया, रैमिंग कर दिया, जो ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सैंड को हटा दिया। वैक्स तो मेल्ट हो चुका है, मेल्ट होकर ऊपर कलेक्ट हो जाता है, जो एल्यूमिनियम स्लैग के भी ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से यह वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो। आफ्टर पोरिंग द मेटल द थर्मिट मिक्सचर इज फाइनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 बनाएगा प्लस आयरन अलग हो जाएगा। इज आयरन इज पैक्ड इन द क्रूसिबल, द हीटिंग टेम्परेचर अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मेड ऑफ स्लैग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक स्लैग की तरह आपका बनेगा और लो डेंसिटी के कारण वह वेल्ड बीड के ऊपर कलेक्ट होकर वहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा और स्लैग की तरह एक प्रोटेक्शन देगा। आफ्टर वेल्डिंग उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। अपर सरफेस ऑफ द बेस मेटल पर आपका स्लैग इकट्ठा हो जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर थिक सेक्शन वेल्डिंग, मोटी प्लेटों के लिए सबसे ज़्यादा इसे यूज किया जाता है। इन मिनिमम रेसिडुअल स्ट्रेसेस बिकॉज एनीलिंग प्रोसेस, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है इसीलिए एनीलिंग प्रोसेस इसे बोलते हैं, जिस वजह से इस वेल्डिंग में बहुत कम क्वांटिटी में स्ट्रेस जनरेट। यूज्ड इन रेल रिपेयरिंग, रेल की पटरियां जहां टूट जाती वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं, जहां क्रैक्स आ जाते हैं, या दो रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए भी करते हैं, शिप जॉइंट में करते हैं एंड नॉन फेरस पार्ट में करते हैं। अब यह इलेक्ट्रिक कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से यह हमारी वेल्डिंग हो जाती है।
नोट पॉइंट में आप देख लीजिए, इन थर्मिट वेल्डिंग कोल एंड स्पार्कल इज यूज्ड एज ए फायर क्रैकर्स। कोल कौन सा? एंथ्रेसाइड का यूज करते हैं हम लोग, जिसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज होते हैं लगभग 95 to 96%। बाय यूजिंग थर्मिट वेल्डिंग अप टू 300 to 400 mm थिक प्लेट आर वेल्डेड। थिक प्लेट आर वेल्डेड। थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग मोटी से मोटी प्लेटों को वेल्ड कर लेते हैं, और कितनी मोटी प्लेटों को? लगभग 400 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करते हैं। आगे देखिए, वेरी इफेक्टिव फॉर वेल्डिंग ऑफ थिक सेक्शन, ये तो हो ही गया है। हीट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द लिक्विड स्लैग एंड टेम्परेचर 76 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 mm डीप लेयर। ये नहीं था, ये नो, ये इसके लिए नहीं था। चलिए नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग शुरू करेंगे, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। एक वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग और एक वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, पैटर्न वैक्स का बनेगा और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को भी याद रखना है क्योंकि ये रिएक्शन भी पूछा गया है, ये रिएक्शन आपका एग्जाम में पूछा गया है। साथ में वेल्डिंग टेम्परेचर आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एज ए स्लैग वर्क करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, और मैक्सिमम इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि थर्मिट का यूज किस वेल्डिंग में किस जगह करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। एक होती है इलेक्ट्रो स्लैग और एक होती है इलेक्ट्रो गैस। यह भी दो मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है। सपोज करिए एक प्लेट आपकी इस तरीके से, अब इस प्लेट के इस सेक्शन पे वेल्डिंग करनी है, और एक प्लेट आपकी इस तरीके से है। अब इन दोनों प्लेटों को आपस में वेल्ड करना है, तो इन दोनों प्लेटों को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का यूज करते हैं। वह कैसी होती है? इस तरीके से देखो, एक प्लेट आपकी ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। दोनों प्लेटों की थिकनेस हमारी मोटी है। दोनों को वेल्ड करने के लिए, अब देखो वेल्ड करने के लिए नहीं, मान लो एक प्लेट ये हो जाए, एक प्लेट ये हो, इन दोनों को वेल्ड करने के लिए हमने क्या किया? एक चैम्बर बनाया, चैम्बर बनाया, और यहाँ से हमने क्या किया? एक फिलर रॉड भेजा, और यहाँ से क्या किया? मोल्टेन स्लैग। जब हम लोग करंट को फ्लो करते हैं, यहाँ से एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो आप ऐसा देखो, इसको आप ऐसा देखो, वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, और यह आर्क आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और फिलर रॉड भी मेल्ट होगा। मेल्ट होकर इस पैसेज से यहाँ नीचे तक कलेक्ट होगा, और इन दोनों वर्कपीस को भी हीट करके मेल्ट करेगा पूरा इसके अंदर तक। कहाँ तक? यहाँ तक मेल्ट करके जब सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पर आपस में ये वेल्ड हो जाता है। और बाहर एक जैकेट लगाते, देखो ये जो जैकेट होता है, ये जैकेट होता है कि मेटल आपका बाहर ना जाने पाए, मोल्टेन मेटल। अब ये जैकेट हीट होगा, ये जैकेट हीट होगा, तो इस जैकेट की कूलिंग के लिए हम लोग वाटर कूलर जैकेट यूज करते हैं, जो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो इस तरीके से ये हमारा वेल्डिंग होता है। अब इस वेल्डिंग में देखो, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड वर्कपीस फॉर मेकिंग वर्टिकल वेल्ड बाय द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इसको केवल और केवल वर्टिकल एक्शन में हम लोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो मेटल आगे की ओर नहीं फ्लो करेगा, ओवरहेड हम लोग कर नहीं पाएंगे, फ्लैट वेल्डिंग नहीं करते हैं। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग केवल और केवल वर्टिकली यूज की जाती है, और यह मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है। एसी पावर सप्लाई यूज करते हैं, और साथ में फिलर मटेरियल और मोल्टेन मेटल और इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा और फिलर मटेरियल यूज होगा। कोई भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन के लिए इनर्ट गैस का यूज नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और, आपने देखा अभी तक हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं किया, कोई भी इनर्ट गैस यूज नहीं किया।
थर्मिट वेल्डिंग में भी वही सिस्टम हम लोगों ने किया और इलेक्ट्रोस्लैग में भी यही चीज़ यूज किया। नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे माय डियर, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इसे हम लोग शॉर्ट कर बोलते हैं EBW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गन। जैसे हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होता है माय डियर, इलेक्ट्रॉन रेज निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन रेज निकलना शुरू होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन रेज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं तो यहाँ पे एक एनोडिक प्लेट लगा देते हैं, एक एनोडिक प्लेट लगा देते। देखो ये पूरा का पूरा एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है ये वैक्यूम के साथ होता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात होता है। निर्वात इसलिए रखते हैं, अगर वहाँ एटमॉस्फेयर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वैक्यूम बनाकर रखते हैं। अब इस वैक्यूम चैम्बर में देखो ये वैक्यूम पंप लगा है, इससे लगातार क्या कर रहा है, एयर को बाहर कर रहा है, जिससे अंदर वैक्यूम बना है। अब वैक्यूम के बाद ये हमारा वर्कपीस, देखो वर्कपीस एक ये हो गया तो वर्कपीस दो, दोनों को आपस में वेल्ड करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, इलेक्ट्रॉन गन को ऐसे होल्ड किया, पावर सप्लाई जब ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़े, उस वजह से हमने यहाँ पे एक एनोडिक प्लेट लगा दी। अब ये एनोडिक प्लेट इसे क्या करेंगे, आगे की ओर रास्ता देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फोकसिंग लेंस लगा देंगे, एक फोकसिंग लेंस लगा देंगे और उसके बाद फोकसिंग लेंस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्राइक करेंगे, फिर ये फोकस हो जाएंगे किस पे, सीधे वर्कपीस पे, और बीच में एक डिफ्लेक्टर कॉइल लगा होता है। और जब ये वर्कपीस पे स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि वह इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है प्रेशर एनर्जी में, और यह प्रेशर एनर्जी वहाँ पे हीट जनरेट करती है। इस हीट की वजह से ये वर्कपीस मेल्ट होते हैं और आपस में वेल्ड हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बहुत पतले होते हैं, इसीलिए ये बहुत डेप्थ तक जाता है लेकिन ज़्यादा चौड़ाई में वेल्ड नहीं कर सकता। इसका उपयोग पतली सीटों या मोटी सीटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन केवल पतली थिन सेक्शन में, थिक सेक्शन में नहीं किया जाएगा, और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, अगर ये वर्कपीस आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टिव ना होते, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो, नॉन कंडक्टिव होंगे, आप देखो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो, ये हमारे हों नॉन कंडक्टिव। अगर ये नॉन कंडक्टिव होंगे तो उस समय इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इस पे हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। साथ में कुछ ऐसे मेटल हो जो ब्रिटल और हार्ड हो तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। उनकी वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग या लेजर बीम वेल्डिंग का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, अभी लेजर पे भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से इस तरीके से पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है। और इसे समझने के लिए कि सर ये फोकसिंग कॉइल और डिफ्लेक्टर कॉइल क्यों लगाते हैं, तो माय डियर, जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं तो यह स्कैटर्ड होते जाते हैं। उन स्कैटरिंग को एक जगह पे फोकस करने के लिए फोकसिंग कॉइल लगाई जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर सर ये हमने डिफ्लेक्टर कॉइल क्यों लगाई, तो डिफ्लेक्टर कॉइल इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि फिर सर एनोडिक प्लेट क्यों लगाई। एनोडिक प्लेट इसलिए लगाई ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिशन हो तो ये नहीं कि इधर और इधर भागने शुरू हो जाएं, वह केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में इमिशन करें, जिस वजह से हम लोग एनोडिक प्लेट लगाते हैं। इसका एक दूसरा डायग्राम आप देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया वर्कपीस। इन वर्कपीस को हमें वेल्ड करना,
इन वर्कपीस को हमें वेल्ड करना था। अब यहाँ पूरा का पूरा ये हमारा होता है वैक्यूम चैम्बर, ये पूरा का पूरा हमारा होता है वैक्यूम चैम्बर। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन होती है माय डियर, ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना शुरू करती है। अब इलेक्ट्रॉन मल्टी डायरेक्शन में इमिट होते हैं, उनकी डायरेक्शन को एक तरफ फोकस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे लगाते हैं एनोडिक प्लेट, ये पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर ना जाकर सीधे इधर की ओर ही आकर्षित हो। अब यहाँ से क्या होते हैं, स्ट्राइक करके आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो उनकी वेलोसिटी को और बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक इस शेप की डिफ्लेक्टर कॉइल लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के ऐसे आगे मुड़ जाते हैं, इससे टकरा के ऐसे आगे मुड़ जाते हैं। देन आफ्टर फिर से एनोडिक प्लेट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ टकराए तो फिर स्कैटर्ड हो गए, अभी और इंटेंसिटी बढ़ाना है तो फिर उनको कलेक्ट करेंगे, ये एनोडिक प्लेट में आएंगे, ये एनोडिक प्लेट में आएंगे। अब फिर हमने डिफ्लेक्टर कॉइल लगा दिया, अब ये आए और फिर वो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा के आगे बढ़ गए। उसके बाद अब उनको एक हम यहाँ पे लगा देते हैं फोकसिंग लेंस। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुँचते हैं और ये फोकसिंग लेंस क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पे फोकस करके भेज देता है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक साथ स्ट्राइक करते हैं, उनकी इंटेंसिटी हमने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो जिस वजह से यहाँ पर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर उस प्रेशर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ये दोनों मेटल मेल्ट होकर आपस में वेल्ड हो जाते हैं। तो नैरो सेक्शन वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है, ब्रिटल और हार्ड मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग यूज किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्यूम आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। देखो क्वेश्चन आपका पूछता है, क्वेश्चन ये पूछा गया जो हम लिख रहे हैं गेट में भी, ईएस में भी और जेई में भी, वैक्यूम आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन बीम, सॉरी, वैक्यूम आर रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग, इन वेल्डिंग। अब चार ऑप्शन दे देगा, देखो पहला तो आपका लेजर बीम वेल्डिंग दे देगा LBM, दूसरा आपका दे देगा इलेक्ट्रॉन LBW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और दूसरा दे देगा लेजर बीम वेल्डिंग, तीसरा आपका दे देगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में माय डियर हम लोग वैक्यूम का यूज करते हैं, अदरवाइज लेजर बीम अल्ट्रासोनिक में इसका वैक्यूम का यूज नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉन में इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अदरवाइज जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी तीव्रता घट जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का। अब इसमें कुछ प्रोसेस देख लेते हैं। हीट सोर्स फ्रॉम द मेल्टिंग ज्वाइंट इज फोकस्ड बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। जब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इससे वहां पे हीट जनरेट होगी। द इलेक्ट्रॉन बीम अपॉन स्ट्राइकिंग द वर्कपीस रिलीज द नेसेसरी हीट बाय कन्वर्टिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यह प्रेशर एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा
द कैथोड हीटेड फिलामेंट विदिन द इलेक्ट्रॉन गन इज सोर्स ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा होता है जिसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, वो हमारा एक हीटिंग फिलामेंट की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन के सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेट टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज ऑफ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दैट एक्सिस्ट बिटवीन देम। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं माय डियर, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इधर की ओर अट्रैक्ट, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं। वोल्टेज डिफरेंस 30 किलोवोल्ट टू 170 किलोवोल्ट होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। करंट आपकी 50 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच में होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल्ड स्पीड होता है 50,000 टू 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बहुत हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्ड करते हैं, क्योंकि वहां पर वैक्यूम भी हम लोग जनरेट कर चुके। 2 लाख किलोमीटर की स्पीड से इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रेवल्ड करके स्ट्राइक करते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन वहां टकराएगा तो काफी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में बहुत नैरो वेल्डिंग हमारी होती है। नैरो वेल्डिंग और हाई पेनिट्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वेल्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिलेगा, विच इन टर्न्स डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेलरेशन वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपकी डिपेंड करेगी, जितना उसे हम लोग बीच में डिफ्लेक्टर कॉइल एनोडिक प्लेट लगाकर डिफ्लेक्ट कराएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे। द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड by means of an electromagnetic lens so that the energy is released in a small area, comma, when the high velocity electron beam, जब high velocity electron beam strikes the workpiece, all the kinetic energy is converted into heat energy। मैंने पहले भी बता रखा है। डेप्थ ऑफ विड्थ, जो विड्थ की गहराई होती है, मतलब डेप्थ टू विड्थ रेशियो आपका होता है 10:1 या 30:1 आपका होता है। मतलब आप समझो कि ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस में अगर इलेक्ट्रॉन की बीम आके स्ट्राइक कर रही है तो इसका जो विड्थ होगा, अगर ये 1 mm विड्थ बनाएगा तो यहां से लेके यहां तक जो डेप्थ होगा वेल्डिंग का, वो लगभग माय डियर 30 mm तक बनाएगा। इसीलिए हमने कहा कि रेशियो ऑफ डेप्थ एंड विड्थ इज 10:1 या 30:, मैक्सिमम 30 mm तक और मिनिमम 10 mm तक। ये हो गया आपका। वेल्डिंग स्पीड आपकी हो जाएगी 125 से 200 mm पर सेकेंड, कॉमा, नो फिलर मटेरियल या नो फ्लक्स नीडेड टू बी यूज। कोई भी फिलर मटेरियल इस वेल्डिंग में यूज नहीं किया जाता। देन द हीट लाइब्रेटेड इज लो एंड आल्सो इन नैरो जोन। बहुत नैरो, बहुत पतली होगी हीट जोन। फर्स्ट द हीट अफेक्टेड जोन इज मिनिमम, सबसे स्मॉल होगा भाई, यहाँ केवल इतनी ही एरिया में हीट प्रभावित करेगा, बाकी ये मेटल सेफ रहेगा और ये मेटल सेफ रहेगा। तो केवल इतना ही जोन हमें क्या मिलेगा, हीट अफेक्टेड जोन। देन नो शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड, केवल और केवल हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वैक्यूम चैम्बर आर यूज्ड। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम चैम्बर का यूज करते हैं। कॉमा, इट इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड रॉकेटरी फील्ड
यह एटॉमिक एनर्जी फील्ड में और रॉकेट साइंस फील्ड में विथ अल्ट्रा हाई प्योरिटी वेल्डिंग इन रिएक्टिव एंड रिफैक्टरी मेटल सच एज जर्कोनियम की वेल्डिंग करने के लिए, बेरिलियम की वेल्डिंग करने के लिए और टंगस्टन की वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का यूज। तो इस तरीके से माय डियर आपने देखा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का हम लोगों ने। अब ये तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन बीम के लिए वैक्यूम रिक्वायर्ड होगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक करेंगे जिससे हमारे क्या होंगे, स्पॉट बनेंगे। और एक हमारे देखो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्लीन नीट मतलब क्लीन हीट सोर्स आपको चाहिए होगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारे वही चीज़ें हमने जो आपको बता रखी। यूज आपका बता दिया मैंने, टाइटेनियम के लिए, टंगस्टन के लिए, मॉलिब्डेनम, स्पीड स्टील, एल्यूमिनियम एंड मेनी मोर रिफैक्टरी मेटल के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात आप देखो, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए नीचे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर सोर्स की हमें रिक्वायर्ड नहीं है। केवल इलेक्ट्रिक पावर सोर्स कहाँ पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, बाकी कहीं भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से फेरस और नॉन फेरस और इलेक्ट्रिक कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव हार्ड मटेरियल की वेल्डिंग हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो कौन कौन सा, टाइटेनियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, स्पीड स्टील, एल्यूमिनियम एंड अदर रिफैक्टरी मटेरियल के लिए यूज करते हैं। 100 mm थिक प्लेट वेल्ड इन वन पास, स्पीड 17 सेंटीमीटर पर मिनट। 100 mm मोटी प्लेट को भी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, वेल्ड कर सकता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एटॉमिक रॉकेटरी फील्ड, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, एरोस्पेस, फार्म एंड अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट अप टू 50 mm थिक प्लेट के लिए यूज करते हैं। तो ये इसके सारे एप्लीकेशन हैं। इन सारे एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए इसको हमने अलग से दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज ए फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ ग्रेट डेप्थ एंड मिनिमम विड्थ एरिया। यह भी एक फ्यूजन वेल्डिंग है क्योंकि मेटल वहाँ पे हाई प्रेशर के कारण हीट जनरेट होगी, जिसके कारण दोनों प्लेटें मेल्ट होंगी और फ्यूज होंगी, देन आफ्टर आपस में वेल्ड होंगी। तो यह भी एक फ्यूजन वेल्डिंग है। एडवांटेज आपका क्या है, हाई रेशियो ऑफ डेप्थ एंड लो हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा। तो सिंगल पास में एक साथ आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, चाहे जितनी मोटी प्लेट हो। हाई डिग्री ऑफ प्रोसेस कंट्रोल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गन को हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन इमिशन देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी, तो इसीलिए हाई डिग्री ऑफ प्रोसेस कंट्रोल होगा और नो फिलर रिक्वायर्ड, 0% स्क्रैप होगा। स्क्रैप कुछ होगा ही नहीं इसमें। स्क्रैप मतलब खराब मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल। डिसएडवांटेज क्या होगा, हाई इक्विपमेंट कास्ट होगा। इनिशियल कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि पूरा सेटअप हमें बनाना है, एक वैक्यूम चैम्बर बनाना है, और वैक्यूम चैम्बर की वजह से वर्कपीस का शेप और साइज लिमिटेड होगा। लिमिटेड साइज ऑफ वर्कपीस, टाइम डिले फॉर वैक्यूम, वैक्यूम बनाने में टाइम काफ़ी लग जाता है। जब वर्कपीस रख दिया, वैक्यूम फैन ऑन किया, अंदर वैक्यूम बनने में टाइम लगता है। एक्सरे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के समय एक्स रेज भी जनरेट होना शुरू होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। स्पेशल फिक्सचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द टूल एंड वर्कपीस। ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको बता रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर, नेक्स्ट वेल्डिंग अल्ट्रासोनिक पढ़ें। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि यह हमारी वेल्डिंग क्या होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करनी है। देन आफ्टर उस अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से या फ्रिक्वेंसी की वजह से हम लोग हीट जनरेट करेंगे, देन मेटल को मेल्ट करके वेल्डिंग करेंगे। तो समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में होता क्या है। पहले इस तरीके का डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में क्या होगा, सपोज करिए ये हमारे पास एक प्लेट थी और ये हमारे पास एक दूसरी प्लेट थी। दोनों प्लेटों को यहाँ पे हमें वेल्ड करना था, तो हम यहाँ पे एक टूल लगा दिए और इस टूल को, ये टूल हमारा हार्ड हो गया, या तो हम इसका टंगस्टन का ले लें, टंगस्टन
या हार्ड स्टील का ले लें, हार्ड स्टील का लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टूल को कनेक्ट कर देते हैं एक हॉर्न से, एक हॉर्न से, और इस हॉर्न को कलेक्ट कर, देखो ये हॉर्न हो गया, और इस हॉर्न को एक टूल होल्डर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी डिवाइस होती है टूल होल्डर, हॉर्न और टूल। अब हॉर्न, टूल, टूल होल्डर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से। अब आप समझिएगा हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम माय डियर यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। यह टर्मिनल हमारा ट्रांसड्यूसर में जाता है, और ट्रांसड्यूसर क्या करता है डियर, यह हाई करंट को, ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर, देखो ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर convert the high current into high frequency। हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से पावर सप्लाई जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। फिर उस हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अनदर ट्रांसड्यूसर का यूज करके हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। अब यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी मिल गई, फिर इस हाई फ्रीक्वेंसी से दोबारा हम इस पे अप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, और वो इस तरीके का वाइब्रेशन और इस तरीके का वाइब्रेशन जनरेट करेगा। दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऐसा जनरेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी इनटू हाई वाइब्रेशन, ये हो गया कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी इनटू हाई वाइब्रेशन एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ मिली, फिर हाई वाइब्रेशन यहाँ मिला। अब ये हाई वाइब्रेशन क्या करेगा, टूल होल्डर हॉर्न को वाइब्रेट करेगा, हॉर्न टूल को वाइब्रेट करेगा और इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। देन उससे क्या होगा, जब टूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये ऐसे वाइब्रेशन और ऐसे वाइब्रेशन करेगा, जिससे टूल और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट होगा। तो ड्यू टू हाई वाइब्रेशन यहाँ फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, और वो हीट क्या करेगी, इस वर्कपीस को मेल्ट करेगी और मेल्ट करके आपस में वेल्ड कर देगी, जिससे हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी वेल्डिंग टेक्निक को माय डियर हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अब इसका दूसरा फिनोमिना समझिए। यहाँ देखिए ये हमने क्या किया है कि एक पावर सप्लाई यूज कर दिया। अब पावर सप्लाई में हमने क्या किया, देखो एक पावर सप्लाई यूज कर दिया, पावर सप्लाई से हमने, यहाँ देखो ये पावर सप्लाई हो गया। अब इस पावर सप्लाई से हमने इसको आगे बढ़ाया, जैसे ही आगे बढ़ाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक कन्वर्टर था, एक कन्वर्टर था। कन्वर्टर का मतलब आप पीजो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर भी समझ सकते हैं। अब ये कन्वर्टर क्या करेगा, हाई पावर को कन्वर्ट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लगभग 20 किलो हर्ट्ज या 30 किलो हर्ट्ज या 40 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी फर्दर ट्रांसड्यूसर में जाएगी, और ट्रांसड्यूसर इसे क्या करेगा, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसड्यूसर इसे क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी टू मैकेनिकल ऑसिलेशन या वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे एम्पलीफाइड मैकेनिकल ऑसिलेशन की वजह से देखो ये जो बूस्टर टाइप के लगे हैं, ये इसे लगातार बूस्ट करेंगे हॉर्न को, और हॉर्न क्या करेगा, टूल को बूस्ट करेगा। देन आफ्टर यहाँ पे टूल लगा होगा, और ये आपका एनविल होगा। एनविल आपका क्या है, वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए है। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये आपका टूल हो गया। टूल आपका ऐसे दोनों बीच ऑसिलेट करेगा, दोनों को मेल्ट करेगा, फिर इसे ऊपर करके आपस में वेल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से वेल्डिंग हमारी, इसी वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं माय डियर। अब यहाँ देखो जो करंट हम लोग यूज कर रहे हैं 60 हर्ट्ज के, इंडिया में हम लोग किसके बनाते हैं, 50 हर्ट्ज करंट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करंट बनाते हैं। चाइना अमेरिका में 60 हर्ट्ज पे बनती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा
अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कोलिशंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटरी एनर्जी एंड प्रेशर बिटवीन द फेइंग सरफेस ऑफ द पीस टू बी वेल्ड। तो यहाँ पे जो कोलिशंस मतलब जो हमारा मोल्टन मेटल जनरेट हो रहा है, लिक्विड जनरेट हो रहा है हीट के, वहाँ जो फ्यूजन जोन बन रहा है वह किस वजह से बन रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। वो वाइब्रेशन भी कर रहा है और लगातार प्रेस भी किया हुआ है, जिससे हाई फ्रिक्शन जनरेट हो। तो ये हमारा हो गया कॉमा द कंबाइंड क्लैंपिंग प्रेशर एंड ऑसिलेशन फोर्स इंट्रोड्यूस डायनामिक स्ट्रेसेस इन द बेस मेटल, जिस वजह से वेल्ड मेटल या बेस मेटल में स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, दिस प्रोड्यूस मिनर्स डिफॉर्मेशन विच क्रिएट ए मॉडरेट टेम्परेचर राइज इन द बेस मेटल एट द वेल्ड जोन। एक मॉडरेट टेम्परेचर जनरेट होगा, जिस वजह से मेटल वहां मेल्ट होगा और आपस में वेल्ड हो जाए। देन आफ्टर the vibratory energy that produce the Miners deformation comes from transducer, which is convert high frequency alternating current to energy of mechanical energy। देखो, जब भी आपसे ट्रांसड्यूसर पूछेगा, ट्रांसड्यूसर के बारे में, ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है? तो इट इज ए डिवाइस which is used, it is a device which is used for convert the high frequency into high vibration energy into high वाइब्रेशन एनर्जी। तो ये हमारा होता है माय डियर ट्रांसड्यूसर। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग इन मटेरियल शीट्स फॉइल वायर्स एंड पर्टिकुलर वेयर डिसिमिलर मेटल इन्वॉल्व। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायर्ड नहीं है, केवल यहाँ वाइब्रेटरी एनर्जी से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे थिन सेक्शन मेटल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। साथ में सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल को जोड़ सकते हैं, या एल्यूमिनियम हो जाए या कॉपर हो जाए। और साथ में इलेक्ट्रिक कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों मेटल को आपस में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। लिमिटेशन इज थिन मटेरियल अबाउट 2.5 mm। इससे ज़्यादा मोटी प्लेटों को नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वाइब्रेटरी एनर्जी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हो पाएगी। एल्यूमिनियम एंड 1 mm ऑफ सम अदर हार्डर मटेरियल। एल्यूमिनियम अगर है तो 2.5 mm तक हम लोग जोड़ सकते हैं, और अदर मटेरियल है तो लगभग 1 mm तक हम लोग वेल्ड कर सकते हैं थिकनेस के लिए। फ्रेक्वेंसी आपकी कितनी है? 20 to 30 किलो हर्ट्ज या 40 किलो हर्ट्ज भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये यूज करते हैं। वेल्ड साइकिल टाइम इज वेरी शॉर्ट, यूजुअली द ऑर्डर ऑफ 1 से 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड में माय डियर पूरा का पूरा वेल्डिंग प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो जाता है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट होने में 1 से 2 सेकेंड लग जाता है। देन आफ्टर इट कैन बी अप्लाइड वेल्डिंग ऑफ रिफैक्टरी मेटल लाइक नियोबियम, टैंटुलम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इतने मेटल की वेल्डिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन फ्रॉम द हाई कार्बन स्टील टू लो कार्बन स्टील, इनगॉट आयरन में भी हम लोग इसका यूज।
तो इस तरीके से माय डियर ये हमारा है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अगर टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की बात करेंगे, इसके टाइप की बात करेंगे, तो इसको बेसिकली हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है स्पॉट वेल्डिंग, सेकंड होती है लाइन वेल्डिंग, थर्ड होती है रिंग वेल्डिंग और फोर्थ होती है कॉन्टिन्यूअस सीम। इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो हमारा है, सपोज करिए कि ये वर्क पीस, देखिए अब इस वर्क पीस माय डियर हम जो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक टूल है। अब इस टूल को हमने क्या किया है, एक हॉर्न से कनेक्ट कर दिया है, एक टूल होल्डर से लगा दिया है, फिर यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया, यहाँ पावर सप्लाई लगा दिया है। अब जैसे इस टूल को इसके ऊपर हम लोग इम्पैक्ट कराते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या बना हुआ था, फर्स्ट बना था स्पॉट वेल्डिंग। अगर मान लो ये टूल हमारा इस सेक्शन का ना होकर ये टूल हमारा कुछ इस सेक्शन का बन जाए, सपोज करिए कि टूल हमारा आए और इस सेक्शन का बन जाए। अब यहाँ पे जब टूल कांटेक्ट करेगा तो एक स्पॉट बनेगा। ऐसे देखो एक ही जगह पे टूल हमारा पेन की तरह ऐसे ऐसे घूम कर एक ये वाइब्रेटरी एक्शन करके एक स्पॉट बनाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे प्लेट को, दूसरा स्पॉट बनेगा, तीसरा स्पॉट बनेगा और इस तरीके से वेल्डिंग कंप्लीट करेगा। अब उसके बाद इस वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉट वेल्डिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक। लाइन वेल्डिंग आपका क्या होगा, हम यहाँ पे वर्कपीस को क्या करेंगे, ये जो टूल हमारे पास है, इस टूल को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। टूल को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे और ये यहाँ पे आएगा, इसके साथ कांटेक्ट करके इस तरीके की वेल्डिंग परफॉर्म करेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे लाइन वेल्डिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक। रिंग वेल्डिंग में क्या होगा, ये टूल आपका रिंग टाइप का होगा, ये टूल आपका रिंग टाइप का होगा और ये वर्कपीस हो गया, इसके ऊपर ये क्या करेगा, इस तरीके की रिंग फॉर्म करके वेल्डिंग कंप्लीट करेगा। कॉन्टिन्यूअस सीम वेल्डिंग क्या होगी, लगातार इस पे कॉन्टिन्यू स्पॉट बनते रहेंगे, ये हमारी होगी कॉन्टिन्यूअस सीम। तो इस तरीके से माय डियर ये हमारे क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के टाइप होते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो सरफेस प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे अदर वेल्डिंग करने के लिए सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है, हम लोग बेवलिंग करते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं, ऑयलिंग और ग्रेजिंग को साफ करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज की जाती है। नो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम ए गैस एंड फिलर मटेरियल की यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं हो रही है और यहाँ पे हम लोग कोई गैस भी नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई गैस डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। डिसिमिलर मेटल मतलब अगर ये स्टील हो और ये आयरन हो आसानी से जोड़ सकते हैं, ये एल्यूमिनियम हो, ये कापर हो आसानी से जोड़ सकते हैं, मॉलिब्डेनम हो और टैंटुलम हो आसानी से जोड़ सकते हैं, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम को, तो ये हमारे सब डिसिमिलर मेटल। साथ में वेरी थिन प्लेट कैन बी ज्वाइंट, पतली प्लेटों को भी हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं इस वेल्डिंग में। अब देखो मेटल की बात करेंगे तो ग्लास कॉमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉमा एल्यूमिनियम वायर एंड शीट कॉमा फैब्रिकेटिंग न्यूक्लियर फ्यूल एलिमेंट्स, इन सारे मेटल को हम लोग जोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज करते हैं। कौन कौन से, जो हमारे पहले तो ग्लास हो गया, ग्लास एक हार्ड मटेरियल है, सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ग्लास। देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ग्लास इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लास को हम लोग किस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। पहला था इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, दूसरा था आपका लेजर बीम वेल्डिंग,
लेजर बीम वेल्डिंग। तीसरा आपका था सी ऑप्शन था प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। और डी ऑप्शन था आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो हमेशा याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ग्लास आपका एक ब्रिटल मटेरियल, मोस्टली ब्रिटल मटेरियल है। नॉर्मल वेल्डिंग में यह टूट जाएगा, वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो इसे वेल्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज। तो इस तरीके से अब देखो, एंड यूज फॉर प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक को भी आपस में जोड़ने के लिए, जैसे प्लास्टिक अगर दो जगह से टूटा है उसे वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, गैस वेल्डिंग कर नहीं पाएंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी नहीं कर पाएंगे, थर्मिट भी नहीं करेंगे। केवल और केवल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से हम लोग प्लास्टिक को वेल्ड करते हैं। एंड सम टाइम फॉर स्टील एंड फैब्रिकेटिंग materials, nuclear reactor components are used in ultrasonic। तो ये देखा आपने माय डियर कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के हम लोगों ने कई सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को देखें। अब माय डियर हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ बची हुई वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारी कुछ वेल्डिंग्स हैं, जैसे फ्रैक्शन वेल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, अनदर सारी वेल्डिंग को हम लोग यूज करेंगे। फ्रैक्शन वेल्डिंग के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेजर बीम वेल्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है। हम इस लेजर बीम, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे एक लेजर गन होगी, इस वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगी। तो क्या लेजर बीम पे हम लोग वैक्यूम चैम्बर का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। और वर्कपीस के शेप लिमिटेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे लेजर बीम वेल्डिंग में। साथ में हम लोग अदर वेल्डिंग को भी, और कई सारी वेल्डिंग हमारी रहेगी, तो इन सब वेल्डिंग को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।